हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसे हो आप सब लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। अभी ईयर एंड आने वाला है तो जोर शोर से थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं और साल को और फ्रूटफुल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक क्लास 12th का हम एक्चुअली चैप्टर कर रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ व्हाट रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो हमने सारे एबायोटिक फैक्टर कैसे कैसे क्या इफेक्ट करते हैं वो हमने देखा। अब ऑर्गेनिज्म इन एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सो हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मैनी हैबिटेट में वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम, वी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन। क्योंकि डेफिनेटली कभी ना कभी स्ट्रेसफुल कंडीशन भी होगी, वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी किसी पर्टिकुलर एबायोटिक फैक्टर की, तो उसमें वो कैसे मैनेज करते हैं। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स ask first why a highly variable external environment should bother the organism. After all, one would expect that during the course of million of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permits all biological reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. Okay, देखो क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब कैसे अफेक्ट करते हैं ऑल दैट। तो क्या होता है कि देखिए, जब हम बहुत बैक में जाते हैं तो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर था उस वक्त वो बहुत ड्रास्टिकल चेंज हो रहा था। तो उसमें हर कंटिन्यूसली स्पीशीज़ को अडेप्ट होने पड़ रहा था। अपने एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है, इंटरनल एनवायरनमेंट को, सो दैट वो बाहर के एनवायरनमेंट से इतना अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो कांस्टेंट उनको अडेप्ट होना पड़ रहा था, कांस्टेंट उन्हें फाइट करना पड़ा था। बट नाउ द एनवायरनमेंट इज स्टेबल, इट इज़ नॉट ड्रास्टिकली चेंज। तो धीरे 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 फिर ऐसा हुआ कि जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर पाए, अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट रख पाए, सब कुछ कर पाए, वो सर्वाइव हो गए या फिटनेस हो गई उस स्पीशीज़ की और वो आगे कंटिन्यू हो गए, और जो नहीं कर पाए वो वहीं पे एक्सटेंट हो गए। सो दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल could be in term of optimal temperature and osmotic concentration of body fluids। ठीक है, कि टेम्परेचर जो है, तो यानी कि हर ऑर्गेनिज्म एक ऑप्टिमम यानी कि उसके लिए एक बेस्ट टेम्परेचर जिस पे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उसकी बॉडी अंदर इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड्स है ऑर्गेनिज्म की, उसकी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है जिस पे वो मतलब बेस्ट काम करेगा, ये सब चीज़ें मैटर करती है। सो आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, अ प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक वर्ड आता है होम्योस्टेसिस, मतलब क्या, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को, अब इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट में टेम्परेचर तो आता ही है, हमारी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हमारी बॉडी फ्लूइड्स में वाटर ज़्यादा है या वाटर कम है, ये सब भी बहुत मैटर करता है और इन सबको भी मेंटेन करना होता है। So despite varying external environmental condition that tend to upset its homeostasis, तो बाहर का environment मान लो कूल हो गया ज़्यादा या वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, उसकी वजह से हमारा इंटरनल टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर सकती है, बट हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। सो लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस important concept. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degree centigrade and wishes to maintain it so, और वो चाहता है इतना ही रहे even when it is scorchingly hot or freezing cold outside। वो फिर भी चाहता है कि चाहे बाहर हॉट हो या कोल्ड हो, उसके बॉडी का टेम्परेचर 25 रहे, क्योंकि उस पर उसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है। ना इट कुड बी अचीव एट होम, इन कार, वाइल ट्रैवलिंग, एट वर्क प्लेस बाई यूजिंग एन एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन विंटर। कैसे कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, ये बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू देन हिज और हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमम रिगार्डलेस ऑफ वेदर अराउंड हिम और हर। ठीक है, here the person's homeostasis is accomplished not through physiological but artificial mean, मतलब कि उसकी बॉडी खुद से मेंटेन नहीं कर रही है, बाहर के आर्टिफिशियल वेज के थ्रू हम बाहर के टेम्परेचर को ही मेंटेन कर रहे हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विद दिस सिचुएशन। अब हमारे पास तो देखिए ये आर्टिफिशियल तरीके हैं जिसके थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे कोप अप करते हैं, कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पहला आ जाता है इट इज़ रेगुलेट का, मतलब ये कैटेगरीज है, ये सब क्या है, दे ऑल आर दी कैटेगरीज, जिसमें पहली कैटेगरी आती है रेगुलेट। ऐसे एनिमल जो रेगुलेट कैटेगरी में आते हैं, so some organism they are able to maintain homeostasis by physiological like sometimes behavioral also means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration etc। मैंने बात बोला
दो मेन पॉइंट पे काम करना है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो मेंटेन रखना है, एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो रेगुलेट कैटेगरी के जो वो अपने फिजियोलॉजिकल वेज, जो भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल वेज है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके थ्रू वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। सो लाइक ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स जनरली ये इस कैटेगरी में आते हैं। एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड capable of such regulation like thermoregulation and osmoregulation। टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो थर्मोरेगुलेशन कहलाता है, एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना इज ऑस्मोरेगुलेशन। So evolutionary biologists believe that the success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert, है ना। ओके, तो सबसे ज़्यादा मैमल्स जो है वो ये मेंटेन कर सकते हैं। द मैकेनिज्म यूज बाय मोस्ट मैमल, अब क्या फिजियोलॉजिकल वेज है जिसके थ्रू ये मेंटेन करते हैं। सो मैकेनिज्म टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू वन दैट वी ह्यूमन यूज। जैसे कि सारे मैमल्स जो भी करते हैं वो, जैसे कि हम ह्यूमन यूज़ करते हैं वैसे ही सारे मैमल्स क्या क्या, वी मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely। ये हमारा फिजियोलॉजिकल वेज है जिसके थ्रू हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम स्वेट करते हैं। द रिजल्टिंग इवेपोरेटिंग कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपन विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन, है ना, तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट देगा। इट ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन रहेगा। नाउ इन विंटर, और अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वी स्टार्ट टू शिवर। हमारी बॉडी क्या करती है, शिवरिंग करती है, यानी मसल्स में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस हीट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर। प्लांट्स ऑन अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। ये प्लांट में नहीं है, ये एनिमल की बात करें, और एनिमल में भी जनरली मैमल्स के केस में बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर किसी भी हालत में मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, दे कम्स इन रेगुलेट कैटेगरी, दे आर एबल टू रेगुलेट। चलिए सेकंड कैटेगरी बात करते हैं, कन्फॉर्म। So an overwhelming majority, 99% of animal and nearly all plant cannot maintain a constant internal environment। हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते, कितने, 99%, तो यानी कि बहुत ज़्यादा। Now their body temperature changes with the ambient temperature। बाहर क्या टेम्परेचर उसके हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। In aquatic animal, the osmotic concentration of body fluids change with that of ambient air, वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो बाहर जैसा कॉन्सेंट्रेशन होगा बॉडी का टेम्परेचर एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन दोनों चेंज हो जाएंगी। दीज एनिमल एंड प्लांट्स आर सिंपली कॉन्फॉर्मर, इनको बोलते कॉन्फॉर्मर। सो कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, वी मस्ट आस्क वाई दीज कन्फॉर्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर। कि भाई हमें पता है कि बॉडी टेम्परेचर ये सब कुछ मेंटेन करना ज़रूरी है, ये बहुत मेंटेन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, तो फिर ये कन्फर्मर्स जो हैं ये रेगुलेटर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए। सो रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज अबव, मच एज दे लाइक, हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर। क्या सब अफोर्ड कर सकते हैं? नो, मैनी सिंपली स्वेट इट आउट and resign themselves to suboptimal performance in hot summer month. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. This is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds। तो समझ आ रहा है, जैसे कि एवरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट अफोर्ड दी एयर कंडीशनर क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव जाएगा उनके लिए, दे कैन नॉट अफोर्ड। ऐसे ही बहुत स्मॉल साइज़ के जो एनिमल है वो ये जो समर मंथ में या फिर विंटर में जो मेंटेन करना है इंटरनल टेम्परेचर, जिसके लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो ये इतनी एनर्जी नहीं यूज़ कर सकते, मतलब दे आर नॉट, बहुत एक्सपेंसिव है तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतनी एनर्जी, जैसे कि स्मॉल साइज श्रूज एंड हमिंग बर्ड। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। एक्चुअली अगर हमें लाइक समर है तो हमें क्या करना है, हीट को लॉस करना हमारी बॉडी में से, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट अ मिनट, हमें क्या करना होगा, हमें स्वेट करना होगा, यानी हीट लॉस करना है। अगर हमें विंटर है तो हमें हीट गेन करना है, यानी हीट लॉस और हीट गेन किसके थ्रू होगा, जो भी बॉडी सरफेस है उस बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, राइट। तो यहाँ पे अब जितने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, उनका बॉडी सरफेस उतना ही छोटा, तो उनमें हीट लॉस और हीट गेन ईजिली नहीं हो सकता, इसलिए वो रेगुलेट कैटेगरी में नहीं आ सकते। सो सिंस स्मॉल एनिमल हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, ओके, ठीक है, सरफेस एरिया वैसे तो छोटा है बट उनका जितना वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में उनका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है। तो क्या है,
क्या बोल रहे हैं, उनका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यानी कि इनके वॉल्यूम के हिसाब से सरफेस एरिया ज़्यादा है, वैसे सरफेस एरिया कम है, समझ रहे हो ना ये वाला पॉइंट। बट अब क्या होगा, ये बहुत जल्दी जो भी है इनके सरफेस एरिया से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो सकता है। अगर बाहर ठंडा है, बहुत गर्म है, तो बहुत ज़्यादा हीट गेन हो सकता है, ओके। तो वही ये बोल रहा है कि सिंस स्मॉल एनिमल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why small animals are rarely found in polar region. समझ आ रही है बात। पोलर रीजन में छोटे स्मॉल एनिमल्स जनरली नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका हीट लॉस बहुत फास्ट होगा। दूसरा चीज़, इनमें रेगुलेट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है विच दे कैन नॉट अफोर्ड. So during the course of evolution, the cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. Okay? तो अब क्या है, कुछ species ऐसी हैं जो एक सिचुएशन तक तो रेगुलेट कर पाएगी, अब उसके बियॉन्ड जाते ही वो क्या बन जाएगी, कन्फॉर्मर बन जाएगी, अब वो रेगुलेट नहीं कर सकते। तो एक टोटली रेगुलेट कैटेगरी, एक टोटली कन्फर्म कैटेगरी है, कन्फर्म कैटेगरी है, और एक क्या है, पार्शियल रेगुलेटर है, पार्शियल कन्फर्म है। So if the stressful external condition are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternative for the survival. ठीक है, अब दूसरे ऑल्टरनेटिव क्या है, दैट इज माइग्रेट। जब उसको ये पता है कि ये सिचुएशन बहुत थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो अपना बॉडी चेंज नहीं करेगा, अपने बॉडी की फिजियोलॉजी नहीं बदलेगा, वो क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा वहाँ से। सो ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरी फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। ठीक है ना। In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. Many animals, particularly birds, during winter, undertaking long distance migration to more hospitable area. Every winter, the famous Kyolato National Park, that is Bharatpur in Rajasthan, hosts thousands of migrating birds coming from Siberia and other extremely cold northern region. ठीक है, ध्यान रखना, जैसे ही विंटर सीजन आता है तो वहाँ जो कोल्ड एरिया है उसमें और एक्सट्रीम कोल्ड होने के रहते हैं चांसेस। तो वो सारे बर्ड, उन्हें पता है ये टेम्परेरी सिचुएशन है, तो अपना फिजियोलॉजी नहीं बदलेंगे, वो बर्ड वहाँ से माइग्रेट करके और इधर की तरफ, राजस्थान की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे विंटर में उनके लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला विंटर है, सो दे कैन सर्वाइव। जब वहाँ पे विंटर खत्म होता है तो दे वेंट बैक। ओके, नाउ सस्पेंड, दूसरी कैटेगरी, जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो क्या करेगा। इन बैक्टीरिया, फंगस एंड लोअर प्लांट, वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म विद द हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। तो सस्पेंड का मतलब ही ये है, सस्पेंड यानी क्या, जैसे आप देखते हैं ना कि किसी का जॉब है और उसको बोलते हैं कि आपको इतने ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड कर दिया, मतलब वो अपने उस ड्यूरेशन के लिए इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होती है, थिक कवरिंग होती है, तो वो उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और ये स्पोर्स इस फॉर्म में कब रहते हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कि न्यूट्रिएंट नहीं है बाहर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है एंड ऑल दैट। फिर जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन रिकवर हुई, ख़त्म हो गई, तो ये ब्रेक होता है और जर्मिनेट होकर न्यू सीडलिंग या प्लांट या एनिमल वॉट एवर, ठीक है, सॉरी मतलब कहने का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एनवायरमेंट। In higher plant, seed and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over period of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plant under favorable moisture and temperature condition. They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. तो inactive form में चले जाना is known as dormancy. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब एनिमल की बात करते हैं। इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, मान लो वहाँ से माइग्रेट नहीं कर सकता, माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। द फैमिलियर केस ऑफ बियर गोइंग इनटू द हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर में अगर बियर को, पोलर रीजन है वहाँ से वो माइग्रेट करके नहीं जा सकता कहीं और, तो वो क्या करेगा, एक केव में जाकर और इनएक्टिव स्टेट में, इट्स लाइक अ स्लीपिंग स्टेट में चला जाएगा। और हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हाइबरनेशन, है ना, हाइबरनेशन, ध्यान रखना। देन विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम। सम स्नेल एंड फिश, ये क्या करती है, दे गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड द समर। समर में अगर ये फिश और स्नेल चले जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन, राइट।
सो हीट और डेसिकेशन से प्रिवेंट हो सकते हैं. देन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक एंड पॉन्ड आर नॉन टू एंटर डायपॉज अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. तो अगर लेक और पॉन्ड में सिचुएशन कुछ इस तरह की विच इज़ अनफेवरेबल, तो जू प्लैंक्टन भी किस में चले जाते हैं, इनएक्टिव स्टेट में, और उस इनएक्टिव स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, डायपॉज. दीज 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा क्लियर रहनी चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अडेप्टेशन. ना while considering the various alternatives available to organisms for coping with extreme in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while others do so behaviorally. है ना. देखिए किसी का तो बॉडी का फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, इस तरह से वो बाहर के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करेगा. और कुछ ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल अडेप्ट करेंगे. वो क्या करेंगे, वहाँ का उनका बिहेवियर बदल जाएगा. कि अभी मान लो उनको सन पसंद है, तो वो अभी सन पसंद नहीं है, मतलब लाइक वो दूसरी डायरेक्शन में गए, तो माइग्रेटरी टेम्पोरली टू अ लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट. दिस इज बिहेवियरल. तो यानी कि 2 तरह के अडेप्टेशन हो गए. एक तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है, 2 तरह के अडेप्टेशन हो गए. एक तो क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, और दूसरा अडेप्टेशन क्या हो गया, बिहेवियरल adaptation. ठीक है, so these responses are also actually their adaptation. So we can say that adaptation is any attribute of an organism like morphological, physiological or behavioral that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. है ना. So many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. In the absence of external source of water, the kangaroo rat in North America desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation. अगर बाहर पानी नहीं है तो कंगारू रैट क्या करते हैं, इनके अंदर के जो फैट है उसको ऑक्सीडाइज करके और उसके थ्रू पानी को, मतलब वाटर वहाँ पे क्या बनता है, एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसको वो यूज़ करते हैं अपना वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इट यूरिन, है ना, अपने यूरिन को भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, so that minimum volume of water is used to remove as a excretory product. ठीक है, this is how, so this is the adaptation. ये physiological adaptation हो गया, right? So many desert plant have a thick cuticle on its leaf surfaces and have their stomata arranged in deep pits. बहुत deep में रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं sunken stomata, to minimize the water loss through transpiration. ये morphological adaptation हो गया. They also have a special photosynthetic pathway, CAM, that enable their stomata to remain closed during the daytime. देखिए कैम प्लांट करता क्या है, डे टाइम में तो बंद रहता है, क्योंकि ओपन रहा तो स्टोमेटाज जो है, मतलब स्टोमेटाज ओपन नहीं रहते, वो बंद रहते हैं. क्यों, क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन हुए तो वाटर का लॉस हो जाएगा, तो स्टोमेटा बंद रहते हैं. तो ये आधा काम तो डे में करते हैं फोटोसिंथेसिस का, कुछ हाफ प्रोडक्ट या मिड प्रोडक्ट बना के रखते हैं, फिर नाइट में स्टोमेटाज ओपन होते हैं और फिर ये मिड प्रोडक्ट से अल्टीमेटली फूड बनता है. तो ये एक्चुअली 2 स्टेप में इनका पूरा फूड फॉर्मेशन हो रहा है. दोज आर कॉल्ड कैम प्लांट. सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपनशिया हैव नो लीफ, they are reduced to spine and the photosynthetic function is taken over via the flattened stem. यहाँ पे stem function करते हैं वो वाला. Mammal from colder climate generally have shorter ear and limbs to minimize the heat loss. ध्यान रखना, अगर कोल्ड एरिया में मिलेंगे तो उनका जो सरफेस एरिया है, मतलब उनका जो लिम्स हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ही शॉर्ट रहेंगे. लिम्स एंड ईयर्स ये बहुत शॉर्ट रहेंगे, सो दैट कि हीट लॉस को सबसे और कम कर सकें. इसको हम बोलते हैं एलन रूल. ओके, क्या है ये, दिस इज कॉल्ड एलन रूल. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. In the polar seas, aquatic mammals like seal have a thick layer of fat, और इनके पास thick layer of fat होती है, blubber होता है, below their skin they act as an insulator and reduce the loss of body heat, और body heat जल्दी से reduce नहीं होती है. ठीक है बेटा. Now some organisms possess adaptation that are physiological, which allow them to respond quickly to a stressful condition. Now if you had ever been any high altitude place, मान लो आप बहुत हाई प्लेस पे गए, like above 3500 meter, Rohtang Pass near Manali and Leh, you must have experienced, this is called altitude sickness. अपने वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, क्या करेंगे, altitude sickness पर एक्सपीरियंस करेंगे. अब क्या होती है ये, इट्स सिम्टम लाइक नोजिया, आपको नोजिया फील होगा, फटीग फील होगा, हार्ट पाल्पिटेशन, ऐसे बहुत जोर से पाल्पिटेट करेगा. दिस इज बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता जाएगा. द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन,
बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लिमेटाइज, आपके पास मतलब इनफ ऑक्सीजन नहीं रहता है बॉडी में, इसलिए वो फास्ट ब्रीथ करता है, फास्ट हार्ट का पाल्पिटेशन होता है, फटीग फील होता है हमें। बट आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपकी बॉडी उसमें एक्लिमेटाइज हो जाएगी, उसमें एडजस्ट हो जाएगी एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? द बॉडी कॉम्पनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। क्या करेगी बॉडी, कैसे उसको एडजस्ट करेगी? उस टाइम पे जो बॉडी है वो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी तो लेस है। मान के चलो कि एक बार में एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है, बट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि एक बार में सिर्फ वो 2 ऑक्सीजन ही ऑक्यूपाई कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आरबीसी का नंबर बढ़ा देंगे सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट कर पाए। ओके, नाउ डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन मेंटेन द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। मैनी ट्राइब, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंक्रीजिंग से दिस वन, ठीक है बेटा। मैनी ट्राइब लिव इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हाई रेड ब्लड सेल्स काउंट, यस, देन द पीपल इन द प्लेन्स, यस, ऐसा उनमें मिलेगा। In most animal, metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally in a narrow temperature range। वो कितनी होती है 37, जिसपे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हैं। But there are microbes like archaebacteria that flourish in hot spring and deep sea hydrothermal vent where temperature far exceed 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का देखा है, वहाँ पे हमने कर चुका है। तो आर्की बैक्टीरिया एक स्पेशल कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो हार्श एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ये हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे, डीप सी में मिलेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा जा रहा है, फिर भी ये वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन। सो ये अडेप्ट हो चुके हैं, इनमें थर्मोस्टेबल हो चुके हैं, दैट्स वाई दे आर एबल टू सर्वाइव। Now many fishes thrive in Antarctic water where the temperature is always below zero. How do they manage to prevent their body fluids from freezing? तो वो भी manage कर रहे हैं, okay? Now a large variety of marine invertebrates and fish live at great depth in ocean where pressure could be more than 100 times than the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such high pressure and do they have any special enzyme? Organisms living in such extreme environment show a fascinating array of biochemical adaptation। तो उनमें बायोकेमिकल कुछ एंजाइम लेवल पे अडेप्टेशन होते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। Some organisms show behavioral response to cope up with the variation in their environment। क्या behavioral adaptation कर रहे हैं? Desert lizard जो है it lack the physiological ability that mammal have to deal with the high temperature of their habitat। मान लो डेजर्ट लेज़ार्ड है, जहाँ भी है वहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करेगी, वो बिहेवियरल चेंजेस करती है। वो क्या करती है? मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय बिहेवियरल मीन्स, यानी कि दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन बट मूव इन टू शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं होगी, वो वहाँ से मूव करके शेडी एरिया में चली जाएगी, और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा फिर वापस से वो सन में आएगी एंड वहाँ पे बास्क करेगी। सो सम स्पीशीज आर केपेबल ऑफ बोरोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। ये भी करते हैं कुछ एनिमल्स, कुछ मतलब स्पीशीज़ जो है वो नीचे बरो में जाकर वहाँ पे अपने आप को कवर कर लेते हैं सो दैट कि उनका हीट का ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो यानी कि दोनों में फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल अडेप्टेशन, दोनों के थ्रू एनिमल और मतलब लाइक ऑर्गेनिज्म दे आर एबल टू सर्वाइव इन वेरियस हार्श एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये तो हमने रिस्पॉन्स की बात कर ली। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक्चुअल में जो अभी न्यू नीट का सिलेबस है उसमें आ रहा है, इससे प्रीवियस नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो वो जस्ट एक गो थ्रू कर लीजिए उसको, ओके। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट आएगा तो मुझे ज़रूर से शेयर करिए और पढ़ते रहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।